नमस्कार दोस्तों। तो आज डीपीएसपी के आगे कुछ जो सारी चीज़ें हैं संविधान में, उसके आगे आज पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। अब अनुच्छेद यहाँ पर 51 तक हो गया था। एक दो अनुच्छेद एक्स्ट्रा आ गए हैं इसमें इसमें अनुच्छेद आर्टिकल 350 में कम है, और इसका में है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना। इसमें प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना। और आर्टिकल 351 में हिंदी को प्रोत्साहन देना, जो हमारी राष्ट्रभाषा है, जो हमारी राजभाषा है, हिंदी को प्रोत्साहन देना, हिंदी भाषा को प्रोत्साहन देना, क्योंकि हमारा देश हिंदी भाषी ज़्यादा है। हमारे भले राजभाषा 22 है, राजभाषा कुल 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का संग्रह है। हमारे देश जहाँ आप जिला डाक जाइए, गांव डाक जाइए, भाषा बदल जाएगी। गांव डाक जाइए, भाषा बदल जाएगी। यहाँ हमारे कई लाख गांव हैं। तो आज इसमें है राजभाषा। राज्य की नीति निर्देशक तत्व एक ऐसे चेक है जो बैंक में सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। यह कथन केटी शाह का है। इसमें मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी सिद्धांत में अंतर। मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में अंतर। नीति मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक सिद्धांत में अंतर। What is the difference of fundamental right and DPSP? अंतर क्या है इसमें? अगर हम डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट एक तरफ, तो डीपीएसपी में पहला यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। डीपीएसपी में यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और यह फंडामेंटल राइट अमेरिका के अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और दूसरा
इसका वर्णन संविधान के भाग 4 में है। इसका इसकी व्याख्या भाग 4 में है और इसकी व्याख्या भाग 3 में है। और नीट निदेशक डीपीएसपी में इसे लागू करने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता। इसे लागू करने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता है। और तीसरा, इसे फंडामेंटल एक्ट में इसे लागू करने के लिए न्यायालय में जाया जा सकता है। तीसरा। और चौथा है, यह समाज की भलाई के लिए है। नीति निर्देशक तत्व में यह समाज की भलाई के लिए है। अब सरकार भलाई करे चाहे ना करे, इसका तो मतलब यही हुआ। न्यायालय में अगर आप नहीं जा सकते तो सरकार भलाई करे चाहे ना करे। और इसमें है, यह व्यक्ति के अधिकार के लिए है। ये व्यक्ति के अधिकार के लिए है। और चौथा पांचवा है, इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है। इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है। इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है और इसके मौलिक अधिकार के पीछे कानूनी मान्यता है। मौलिक फंडामेंटल राइट के पीछे कानूनी मान्यता है। और छठवां, यह सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है। यह सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है। यह सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है। यह सरकार के महत्व को घटाता है। यह फंडामेंटल राइट सरकार के महत्व को घटाता है। और सातवां, यह राज्य के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होता है। यह
राज्य सरकार के द्वारा यह राज्य सरकार के द्वारा लागू राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही राज्य सरकार के लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होता है। नागरिकों को प्राप्त होता है और यह अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त होता है। फंडामेंटल राइट, यह अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त होता है। यह आयरलैंड से लिया गया है DPSP, और यह फंडामेंटल राइट अमेरिका से लिया गया है। इसकी व्याख्या भाग 4 में है, DPSP की व्याख्या 4 में है और फंडामेंटल राइट की व्याख्या 3 में है। और नीति निर्देशक तत्व DPSP लागू करने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता, और इसमें यह अधिकार है कि आप न्यायालय जा सकते हैं। और चौथा, DPSP यह समाज के भलाई के लिए है, अब सरकार भलाई करे चाहे न करे, और यह व्यक्ति के अधिकार के लिए है। फंडामेंटल राइट व्यक्ति के अधिकार के लिए, इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है और फंडामेंटल राइट के पीछे कानूनी मान्यता है। यह सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है और फंडामेंटल राइट सरकार के महत्व को घटाता है। यह सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होता है, और यह अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त होता है। फंडामेंटल राइट। और तो ये था अंतर जो सारी चीजें थी। और अब मौलिक कर्तव्य जो रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। यह रूस से लिया गया है। भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत रखा गया है। मौलिक कर्तव्य में यह स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लिया गया है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लिया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसे संविधान में जोड़ा गया है। यह भाग 4 क में है और आर्टिकल 51 क में इसे जोड़ा गया है, रखा गया है। अब कर्तव्य अब सारे हुए, और इसमें क्या आपका देश के प्रति आपका क्या कर्तव्य है, यह थोड़ा जान लेते हैं। मौलिक अधिकार, मौलिक
जब आपको फंडामेंटल राइट दिया गया है, जब आपको फंडामेंटल राइट दिया गया है तो मौलिक कर्तव्य भी आपका देश के प्रति क्या है, ये सारी चीज़ें की जानकारी होनी चाहिए। हमारा देश के प्रति क्या कर्तव्य है, जो आम चीज़ें हैं, देश का सम्मान करें, देश के बड़े जो देश को आज़ादी दिलाने में अहम भूमिका निभाया है उनका सम्मान करें, राष्ट्रीय चिन्हों का सम्मान करें, राष्ट्रीय तिरंगों का सम्मान करें, धर्मों का सम्मान करें, किसी भी धर्म के खिलाफ ऐसी चीज़ें न करें कि उन्हें अच्छा खराब लगे, और देश के अखंडता के खिलाफ आप न जाएं, देश की एकता अखंडता बनाए रखें, संप्रभुता बनाए रखें, देश की सेवा करें, देश को आगे बढ़ाने में आपकी क्या भूमिका है उसे अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाएं। ये सारी चीज़ें कुछ हैं। और इसमें क्या लिखा गया है, इसमें कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11 मौलिक कर्तव्यों में प्रत्येक 11 मौलिक कर्तव्यों में प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करे। और दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय से संजो के रखें और उनका पालन करें। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण रखें, देश की रक्षा करें। भारत के सभी लोगों की समरसता और सम्मान, भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। हमारे सामाजिक सांस्कृतिक की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उनका संवर्धन करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें। व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। माता पिता या संरक्षण द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करें। 1886वें संविधान संशोधन में 2002 में जोड़ा गया 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की जाएगी, जो 45वें संविधान संशोधन में है। 45वां संविधान अनुच्छेद है। और इसमें संघीय कार्यपालिका, अगला है संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका संघीय कार्यपालिका में भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, अनुच्छेद 53 में है। भारत संघ की कार्यपालिका अनुच्छेद 53 में है, जो राष्ट्रपति में निहित है। भारत के संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, अतः राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका तथा प्रधानमंत्री उसका मंत्रिमंडल विस्तारित कार्यपालिका है। अनुच्छेद, अब यहाँ से आ जाते हैं हमारे राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति का आर्टिकल। राष्ट्रपति जो आर्टिकल नंबर
आर्टिकल नंबर 52 में है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति पद की योग्यता संविधान के अनुच्छेद योग्यता 58 के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति होने योग्य तब होगा जब वह भारत का नागरिक होगा, 35 वर्ष तक की पूरी आयु कर चुका होगा, लोकसभा सदस्य निर्वाचित किए जाने के योग्य होगा और चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करता है। यदि व्यक्ति राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति पद पर हो या संघ या किसी राज्य के मंत्रिपरिषद का सदस्य हो तो वह लाभ का पद नहीं माना जाएगा। और राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल अनुच्छेद राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल 54 में राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों के विधानसभा के निर्वाचन सदस्य रहते हैं। नवीनतम व्यवस्था के अनुसार पुडुचेरी विधानसभा तथा दिल्ली विधानसभा के निर्वाचन सदस्यों को भी सम्मिलित किया गया है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के लिए निर्वाचन मंडल के 50 सदस्य प्रस्ताव तथा 50 सदस्य अनुमोदन होते हैं। एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति का पद निर्वाचन हो सकता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। आर्टिकल 55 में एकल संक्रमणीय आर्टिकल 55 में होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। निर्वाचन अवैध घोषित होने पर सब उनके द्वारा किया गया कार्य अवैध नहीं होता है। तो अभी तक जितने राष्ट्रपति बने हैं भारत के, भारत के राष्ट्रपति यह कल। जय हिंद।